1980 की शुरुआत की बात है। पाकिस्तान में काहूटा नाम की जगह में कुछ बड़ा प्लान किया जा रहा था। पश्चिमी एजेंसियां कह रही थी ये सिर्फ रिसर्च के लिए है, लेकिन भारत को शक था कि मामला न्यूक्लियर बम से जुड़ा हुआ है। ऐसे में इसके बारे में जानकारी जुटाने के लिए भारत की रॉ ने कुछ सीक्रेट एजेंट्स को पाकिस्तान भेजा, जिन्होंने अलग अलग भेष में रहकर पाकिस्तान में बन रहे न्यूक्लियर बम का पता लगा लिया। इसके लिए उन्होंने महज कुछ बालों का इस्तेमाल किया था। मिशन काहूटा आधुनिक वक्त में भारत के जासूसी के इतिहास के सबसे दिलचस्प किस्सों में से एक है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में जासूसी का इतिहास बहुत पुराना है। आज की जासूसी पहले के तरीकों से कितनी अलग है, साथ ही क्या एक देश के जासूस दूसरे देश में रह सकते हैं? पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर के बीच भारत में पकड़े गए 6 जासूस कैसे पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे थे? ये सभी सवाल भी आपके मन में जरूर आ रहे होंगे। इन्हीं के जवाब देंगे आज के इस वीडियो में। रॉ के सबसे फेमस मिशन में से एक है काहूटा से जुड़ा हुआ, जिसके बारे में हमने इस कहानी की शुरुआत में जिक्र किया था। उसके बारे में आपको बताते हैं। भारत ने एक गुप्त मिशन की योजना बनाई थी जिसे ऑपरेशन काहूटा नाम दिया गया था। दरअसल पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम पर भारतीय खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की नजर थी। एजेंसी के कुछ एजेंट्स ने पशु कारोबारी, टैक्सी ड्राइवर्स और व्यवसायी बनकर पाकिस्तान में एंटर किया और सारी जानकारी इकट्ठा की थी। रॉ ने इस ऑपरेशन के लिए एक नायाब तरकीब निकाली थी। उन्हें यह पता लगा कि परमाणु संयंत्र में काम करने वाले लोगों के शरीर पर इसका कुछ असर पड़ता है। इसी के चलते उन्होंने निगरानी कर एक नाई की दुकान से पाकिस्तानी वैज्ञानिकों के कटे हुए बालों को चुराया। वैज्ञानिकों के चुराए गए बालों के सैंपल्स में परमाणु विकिरण की पुष्टि हुई थी और इससे साफ हो गया था पाकिस्तान परमाणु हथियार बनाने का काम कर रहा है। फिर रॉ ने एक शख्स के माध्यम से पूरे संयंत्र का ब्लूप्रिंट भी हासिल कर लिया था। हालांकि कुछ कारणों से यह मिशन फेल हो गया था। जासूसी को अंग्रेजी में एस्पियोनेज कहा जाता है। इसका इतिहास उतना ही पुराना है जितना मानव सभ्यता का इतिहास। एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ। प्राचीन काल में जासूस को गुप्तचर कहा जाता था, यानी स्पाई। चाणक्य का अर्थशास्त्र, जो कि एक महान ग्रंथ माना जाता है, उसमें न सिर्फ राजनीति और अर्थव्यवस्था पर बल्कि जासूसी पर भी बहुत कुछ लिखा गया है। चाणक्य ने राजा को सलाह दी थी कि वो जासूसों का एक नेटवर्क बनाएं जो आम जनता, दुश्मनों और यहाँ तक कि अपने मंत्रियों की भी निगरानी रखें। चाणक्य ने अलग अलग तरह के गुप्तचर यानी जासूसों के बारे में भी बताया है, जैसे संस्थागत गुप्तचर। ये मंदिरों, व्यापारिक संस्थाओं, आश्रम आदि में रहते हैं और जानकारी इकट्ठा करते हैं। उन्होंने डबल एजेंट्स का जिक्र भी किया, जो दुश्मन के लिए जासूसी करते हुए भी अपने असली राजा के लिए काम करते हैं। ऑब्जर्वर, जो चुपचाप सब पर नजर रखते हैं। ऐसे ही कई तरह के जासूस होते हैं। कई और देशों में प्राचीन काल में जासूसी के कुछ ऐसे ही तरीके अपनाए जाते थे और इसी तरह के जासूस काम करते थे। लेकिन 19वीं सदी के बाद चीजें बदली और जासूसी के तरीके भी। ये जासूसी का स्वर्ण काल यानी गोल्डन एरा कहा जाता है। वर्ल्ड वॉर 1 में जासूसी का एक किस्सा आपको बताती हूँ। मातारी एक डच डांसर और कार्टिसन थी जिसने फ्रांस और जर्मनी दोनों के लिए जासूसी की थी। बताया जाता है कि वो जर्मन जासूस थी जिसने फ्रांसीसी सेना से जानकारी चुराई। 1917 में फ्रांस ने उसे जासूसी के आरोप में फांसी दी थी। आज भी वो इतिहास की सबसे प्रसिद्ध महिला जासूसों में गिनी जाती हैं। वर्ल्ड वॉर 2 में भी इस तरह से जासूसी हुई थी। ब्रिटिश गणितज्ञ एलन ट्यूरिंग ने जर्मन सैन्य कोड एनिग्मा को तोड़ने में सफलता हासिल की थी। इस कोड ब्रेकिंग ने कई राष्ट्रों को जर्मन सेना की योजनाओं की जानकारी समय से पहले दिलाई। कहा जाता है कि इससे युद्ध 2 साल छोटा हुआ और लाखों जानें बची। जबकि आज के समय में जासूसी सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं है। साइबर स्पाइंग, ड्रोन सर्वेलेंस, सैटेलाइट इमेजिंग और डेटा मॉनिटरिंग आधुनिक जासूसी के उपकरण हैं। इसके बारे में डिटेल में आगे बात करेंगे, लेकिन पहले जरा गौर करते हैं भारत में जासूसी का इतिहास क्या कहता है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जासूसी के प्रमुख उदाहरण मिलते हैं।
भारत के कई स्वतंत्रता सेनानी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ गुप्त नेटवर्क बनाकर काम करते थे। सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज यानी आईएनए ने भी जासूसी नेटवर्क बनाने की कोशिश की थी। इसके अलावा रास बिहारी बोस और भगत सिंह जैसे नेताओं ने गुप्त तरीके से हथियार और इसके साथ ही सूचनाएं इकट्ठा करने में भूमिका निभाई थी। ब्रिटिशों ने भी भारतीय क्रांतिकारियों पर नजर रखने के लिए एक बड़ा जासूसी तंत्र विकसित किया था। स्वतंत्र भारत में कई एजेंसीज भी हैं जिनके जरिए दुश्मन देशों की निगरानी की जाती रही है। इसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो, जिसकी स्थापना 1887 में ब्रिटिश काल में हुई, लेकिन 1947 में भारतीय नियंत्रण में यह भारत की आंतरिक खुफिया एजेंसी बन गई है। आईबी का मुख्य काम देश के अंदर आतंकवाद, चरमपंथ और जासूसी की गतिविधियों की निगरानी करना है। एक और एजेंसी है रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। इसकी स्थापना 1968 में हुई, लेकिन यह भारत की विदेशी खुफिया एजेंसी बन गई, जैसे अमेरिका की CIA या रूस की KGB उस वक्त काम कर रही थी। अब आते हैं उन डिटेल्स पर कि आज के जासूसी के तरीके पुराने तरीकों से बिल्कुल अलग कैसे हैं। आज की जासूसी अब सिर्फ लोगों के पीछे घूमकर या छिपकर कैमरा लगाने तक सीमित नहीं है। ये अब एक हाईटेक खेल बन चुका है, जिसमें सैटेलाइट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर अटैक, डार्क वेब और यहां तक कि DNA और सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल होता है। सबसे पहले आपको सैटेलाइट इंटेलिजेंस के बारे में हम बताते हैं। जासूसी सैटेलाइट अब इतनी शक्तिशाली है कि किसी व्यक्ति की घड़ी का ब्रांड तक आप देख सकते हैं। भारत के पास भी ऐसे सैटेलाइट हैं जैसे कार्टोसैट, जो दुश्मन के ठिकानों पर लगातार नजर रखते हैं। अब बात करते हैं साइबर जासूसी की। किसी देश का कंप्यूटर सिस्टम हैक कर सरकारी या रक्षा से जुड़ी फाइलें चुराई जाती हैं। चीन, रूस और अमेरिका इसमें मास्टर हैं और भारत भी अब मुकाबले में है। 2020 में एक चीनी साइबर ग्रुप ने भारत के पावर ग्रिड को निशाना बनाया था। पेगासस जैसे स्पाईवेयर भी आजकल काफी ट्रेंड में है। ये जासूसी सॉफ्टवेयर मोबाइल में घुसकर कॉल डिटेल्स, मैसेज, कैमरा लोकेशन सब कुछ ट्रैक करता है और टारगेट को पता भी नहीं चलता है। पेगासस नामक सॉफ्टवेयर से कई देशों ने नेताओं, पत्रकारों और आतंकवादियों पर भी नजर रखी है। इससे मोबाइल बिना आपकी परमिशन के खुद ऑन होकर रिकॉर्डिंग तक कर सकता है। अब एजेंसियां बाल, पसीने या लार से DNA इकट्ठा कर पहचान भी करती हैं। ये एक नया और नायाब तरीका है। तकनीक गुप्त एजेंट्स की असली पहचान उजागर करने में काफी मददगार साबित हो सकता है। अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को मारने से पहले उसका DNA सैंपल निकाला था। सोशल मीडिया ट्रैकिंग और AI प्रोफाइलिंग सबसे नया टूल बन चुका है। रॉ और IB जैसे संगठन फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और डार्क वेब को स्कैन कर रहे हैं। AI की मदद से देखा जाता है कौन किससे जुड़ा है, कहां घूम रहा है और क्या सोच रहा है। गेमिंग एप्स और डेटिंग एप्स में भी अब जासूसी हो रही है। कुछ देश गेमिंग एप्स या डेटिंग एप्स के जरिए लोगों को टारगेट करते हैं। एजेंट नकली प्रोफाइल बनाते हैं और टारगेट से बात करते हैं, उसे बहला फुसलाकर जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। डीप फेक भी जासूसी का नया पैंतरा बन चुका है। एजेंसियां डीप फेक तकनीक से किसी की नकली आवाज और चेहरा बनाकर फर्जी वीडियो बना सकती हैं, जिससे धोखा देना काफी ज्यादा आसान हो गया है। पुराने जासूस आंख और कान थे, आज के जासूस डेटा और कोड हैं। एक सवाल ये भी है, क्या जासूस दूसरे देशों में रह सकते हैं? तो जवाब है हाँ। ये जासूसी की रणनीति का हिस्सा होता है। जासूस दूसरे देश में डिप्लोमेट, व्यापारी, पत्रकार या आम नागरिक बनकर लंबे वक्त तक रह सकते हैं। इन्हें डीप कवर एजेंट्स भी कहा जाता है। भारत के कुछ प्रसिद्ध डीप कवर एजेंट्स के बारे में दिलचस्प बातें इंटरनेट पर मौजूद हैं, लेकिन इनमें से कई के सही नाम आज तक किसी को नहीं पता है। ऐसा ही एक शख्स है ब्लैक टाइगर, जिनका नाम रविंद्र कौशिक बताया जाता है। वो पाकिस्तानी सेना में बतौर मेजर की नौकरी तक पहुंचे थे। रॉ द्वारा 1970 के दशक में पाकिस्तान भेजे जाने से पहले उन्होंने उर्दू, इस्लाम और पाकिस्तानी रीति रिवाजों की ट्रेनिंग ली थी और खुद को नबी अहमद शाकिर नाम से स्थापित किया। वो पाकिस्तान में लगभग 5 साल तक सेना के अंदर रहे और भारत को खुफिया जानकारी देते रहे। हालांकि 1983 में उन्हें पकड़ लिया गया और 16 साल जेल में रहने के बाद 2001 में उनकी मौत हो गई। इंदिरा गांधी ने उन्हें ब्लैक टाइगर की उपाधि दी थी।
NSA अजीत डोभाल की कहानियां तो हमेशा ही चर्चा में रहती हैं। अजीत डोभाल ने पाकिस्तान में लगभग 7 सालों तक एक गुप्त एजेंट के रूप में काम किया था। इस दौरान उन्होंने भारतीय उच्चायोग में अधिकारी के रूप में भी सेवा दी। उनकी इस भूमिका में उन्होंने पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा और सैन्य गतिविधियों की महत्वपूर्ण जानकारी भारत को दी थी। पाकिस्तान के भी कई ऐसे एजेंट्स भारत में जासूसी करते पकड़े गए हैं, जिनमें से एक का नाम नवीद मोहम्मद बताया जाता है, जो पाकिस्तान नौसेना का पूर्व अधिकारी था। वो भारत में फर्जी पहचान और आधार कार्ड के साथ रह रहा था। बाद में उसने माना कि वो कराची के माध्यम से ISI से जुड़ा है और भारत में सुरक्षा प्रतिष्ठानों की जानकारी इकट्ठा कर रहा था। भारत में अप्रैल के ही महीने में पहलगाम हमला हुआ है और उसके बाद पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को तबाह करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। लेकिन इसी बीच अब चर्चा है 6 कथित जासूसों की, जो पाकिस्तान के लिए भारत में रहकर जासूसी कर रहे थे। इनमें से 6 लोगों में 33 साल की ट्रैवल ब्लॉगर और यूट्यूबर है, जिनके चैनल ट्रैवल विद जो पर लाखों सब्सक्राइबर हैं। ज्योति ने 2023 में पाकिस्तान की यात्रा की थी। इस दौरान कहा जाता है कि पाकिस्तानी खुफिया अधिकारियों से वो संपर्क में आई। हालांकि उनको लेकर जांच अभी जारी है। ज्योति पर सोशल मीडिया के माध्यम से संवेदनशील जानकारी साझा करने और नैरेटिव वॉरफेयर में शामिल होने का भी आरोप लगा है। इसके साथ ही हरियाणा के 25 साल के देवेंद्र सिंह ढिल्लों को पकड़ा गया है। राजनीतिक विज्ञान के छात्र ढिल्लों ने नवंबर 2024 में करतारपुर कॉरिडोर के माध्यम से पाकिस्तान की यात्रा की थी। उन पर आरोप है कि वहां ISI अधिकारियों से उनकी मुलाकात हुई और भारत लौटने के बाद संवेदनशील जानकारी उन्होंने पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ साझा की। इस लिस्ट में कुछ और लोग भी शामिल हैं और सभी से पूछताछ चल रही है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।